वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, आज हम नए वीडियो में नया टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके 12th इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया है? तो लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड एनालिसिस मात्र 10 से 12 मिनट में हमने वो पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। और अगर आप वहां से क्लियर होगे तो आपको समझ में आएगा कि अगला ये जो चैप्टर हम करने वाले ये भी आपका 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा आपके दिमाग में हम लोग डाल देने वाले। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सप्लाई एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का बेसिक सिंपल अगर मतलब बताऊं तो मेरे पास अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइसेस। मतलब मेरे पास कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज है जो कि मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे बेचने के लिए मेरे पास रखा है, उसी को मैं क्या बोलता हूं? सप्लाई। ठीक है, तो ये सिंपल मीनिंग है आपका सप्लाई का। ठीक है, अब सप्लाई चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। उसके पहले हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई बहुत शॉर्ट में करने वाले हैं, फिर लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे और लास्ट में वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सप्लाई आपका किन किन चीजों से डिटरमाइन होता है। मतलब क्या कि सप्लाई हमारा ज्यादा या कम किन किन चीजों से हो सकता है। तो सबसे पहला है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सप्लाई में। अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर प्राइस कम है तो सप्लाई क्या होगा? कम होगा। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपकी कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन हो रही है। आप मैनमेड कर रहे हो या फिर आप मशीन के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हो, हैंड के थ्रू, लेबर के थ्रू या फिर मशीन के थ्रू। अगर लेबर के थ्रू करोगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा और कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसलिए वहां पे सप्लाई कम होता है। वहीं पे अगर आप मशीन के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, तो सप्लाई क्या हो जाता है? वहां पे ज्यादा होता है। बेसिकली आप यहां पे सप्लाई के चैप्टर में आपको एक सप्लायर बन के सोचना है। ठीक है, अगर आप एक सप्लायर हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है मेरा। जहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा वहां पे मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा और जहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम है मेरा सप्लाई क्या होगा? कम होगा। तो अगर लेबर के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, तो सप्लाई क्या होगा? कम होगा। वेयरएज अगर आपका प्रोडक्शन मशीन के थ्रू हो रहा है देन आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी लो एंड द प्रॉफिट मार्जिन विल बी हाई, सो द सप्लाई विल बी हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा वहां पे सप्लाई कम। क्यों कम? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो वहां पे आपका सप्लाई कम होगा। वेयरएज अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, तो सप्लाई भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपकी जो एक्सटर्नल फैसिलिटीज होती हैं, रोडवेज, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं तो आप सप्लाई ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक, मार्केट तक आप पहुंच सकते हो। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो आपका सप्लाई कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपके फेवर में है, लेट से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प करती है, उसकी पॉलिसी आपके फेवर में है तो आपका सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आपके अगेंस्ट में है, आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में है, तो उसका सप्लाई क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशन। अगर नेचुरल कंडीशन फेवरेबल है, लेट से आपको जो प्रोडक्ट बनाते हो उसके लिए बारिश बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, तो नेचुरल कंडीशन आपके फेवर में है, तो उस केस में सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। वेयरएज अगर आपका नेचुरल कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो उस केस में आपका सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो पाएगा। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस। अगर फ्यूचर में हम जैसे सोच रहे हैं कि फ्यूचर में चल के हमारा प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा, अगर आपको लग रहा है कि आगे चल के प्राइस ज्यादा होगा, मतलब आगे ज्यादा महंगे में मैं बेच सकता हूं, तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी सप्लाई को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आगे चल के मैं ज्यादा प्राइस में वही सेम प्रोडक्ट को बेच सकता हूं, तो अभी कम प्राइस में क्यों बेचना? ठीक है, और अगर वही आपको लग रहा है कि आगे चल के प्राइस और कम हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? अभी के अभी उसको बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे लॉस हो सकता है, तो अभी इसको पूरा का पूरा माल अभी निकाल दो। ठीक है, लास्ट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है, नेचर ऑफ मार्केट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बहुत सारी चीजें, वो सब फैक्टर भी आपका रोल प्ले करता है सप्लाई के
डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? देखो, कोई भी लॉ में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद आपका आता है डायग्राम, फिर अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल बोलता है, प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। और उसका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। उसमें मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ याद करने के लिए। वो शॉर्टकट याद रहेगा तो आप आराम से लिख पाओगे। हायर, मोर, उसके बाद आपका लोअर, लेस। मतलब क्या? आपको पता है लॉ ऑफ, कोई भी लॉ रहेगा उसमें स्टेटमेंट में स्टार्टिंग का आपका जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर, या फिर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई में पहले क्या रहेगा? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। उसके बाद हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more is the quantity supplied. Higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. ये आपका स्टेटमेंट है, आपको याद रखना, higher and more, lower and less। और पहला सेंटेंस आपका वही होगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ये किसने दिया है? तो अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया है। ये याद रखना, ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है अगर आपका लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ गया है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद मैं बात करता हूं डायग्राम का। डायग्राम में आपको क्या बनाना होता है? ग्राफ। तो ग्राफ में क्या रहेगा? प्राइस, और ये हो जाएगा आपका, हाँ, प्राइस कौन से एक्सिस पे होता है? तो ध्यान रखना हमेशा वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका? कोमोडिटी, कोमोडिटी प्राइस, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये याद रखो, आप हमेशा जब डायग्राम बनाओगे सिंपल डेटा लिया करो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला है? जब जब प्राइस कम रहेगा सप्लाई कम रहेगा। अब जैसे 1 रुपये प्राइस है, सॉरी 10 रुपये प्राइस है तो 1 यूनिट सेल करूंगा मैं, 20 हुआ तो मैं 2 यूनिट सेल करूंगा, 30 हुआ तो और बढ़ाऊंगा, 40 हुआ तो और बढ़ाऊंगा। मतलब मेरा ग्राफ क्या है? अपवर्ड राइजिंग है, अपवर्ड राइजिंग है। डिमांड कर्व में क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व का ऐसा होता है ना कुछ, बट यहाँ पे सप्लाई में क्या होता है? अपवर्ड राइजिंग। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड, सप्लाई क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या? ये था आपका डायग्राम। इसके बाद हम चलते हैं अजम्पशन पे। तो अजम्पशन पे कुछ नहीं करना है, बस आपका जितना भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई था प्राइस वाले को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे क्या लगा दो? नो चेंज या फिर कांस्टेंट। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का बेसिक मतलब यही है कि आपका लॉ तभी काम करेगा अगर ये सारी चीजें आपने बराबर की है तो। मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, और आपका टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सेम होनी चाहिए। मतलब बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। वेदर कंडीशन भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तब लॉ जाके क्या करेगा? काम करने वाला है। अगर आपने डिटर्मिनेंट किया है तो अजम्पशन यहाँ पे हो जाएगा आपका, बस वहां पे कांस्टेंट और नो चेंज लगाना है। और याद रखना पहला पॉइंट जो है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो कांस्टेंट, वो अजम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से ही तो लॉ हो रहा है ना। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, ठीक है। तो अजम्पशन मैं वापस से नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अजम्पशन में बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट्स की हो तो। अब बात आती है एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में क्या है सर? एक्सेप्शन में बहुत सिंपल पॉइंट है। एक्सेप्शन अगर आ गया, लॉ का एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? लॉ कहां पे काम नहीं करेगा। लॉ क्या बोलता है? प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। अब ये काम कहां पे नहीं करेगा? तो जहां जहां काम नहीं करेगा उसी को आप क्या बोल दोगे? एक्सेप्शन। तो पहला पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर के केस में क्या होता है? जैसे समझ लो आप नए नए कंपनी में कहीं ज्वाइन किए, आप नए रहते हो, आपसे काम बहुत ज्यादा करवाते, आपको सैलरी कम दिया जाता है, प्राइस कम है, सप्लाई ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है क्या होता है? आपका काम कम होते जाता है और सप्लाई और प्राइस क्या होता है? बढ़ते जाता है। मतलब कि आपका सैलरी बढ़ेगा और आपका काम करने का टाइम क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस तो बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। और स्टार्टिंग में क्या था? प्राइस कम थी, सप्लाई ज्यादा था। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? आपके लॉ के अगेंस्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा था? प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जब प्राइस कम था तो सप्लाई ज्यादा, मतलब धुन के
मुझे 10 घंटे 12 घंटे काम करवाते थे। अब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, तो अब मेरे को क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस देते हैं और कम टाइम काम करता हूँ, मस्त आराम से घर पे जाता हूँ, चिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल गुड्स। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या होता है, यहाँ पे समझ लो ये आपका बारिश ज़्यादा हो गया, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, बारिश ज़्यादा हो गया, अनाज नहीं उग पाया, ज़्यादा आपका एग्रीकल्चरल गुड्स में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा, अब समझ लो खाने के लिए सामान ही कम है, प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि सामान कम है, प्राइस तो बढ़ेगा। अब जैसे टमाटर वमाटर हो गया, अनियन का हो गया, ये सब बीच में क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। अब प्राइस भले बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि ये नेचुरली प्रोडक्शन होता है इसका, आप इसको मशीन से तो बना नहीं सकते, तो इसका सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जितना इसका सप्लाई क्या होता है, लिमिटेड होता है, भले प्राइस ज़्यादा करो या कम करो, सप्लाई क्या रहेगा, उतने तक ही सीमित रहेगा। फिर है आपका अर्जेंट नीड फॉर कैश। समझ लो मैं एक सप्लायर हूं, मैं सप्लायर क्या करता हूं, मुझे तुरंत जल्दी में कैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने कस्टमर को क्या बोलूंगा, भाई तू एक काम कर, अभी लेके जा, अभी कैश चाहिए मुझे, तुरंत पैसा दे दे, थोड़ा सस्ता, थोड़ा डिस्काउंट ले लेना चाहिए, तो मतलब जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि तू अभी लेके जा, सामान लेके जा, ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जा, मेरे को बस तुरंत पैसा दे देना, बाद में मत रखना, ठीक है। तो जैसे डीमार्ट उमार्ट में हो जाता है ना, डिस्काउंट दे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है लेकिन सप्लाई तो ज्यादा हो रहा है ना, डिस्काउंट प्राइस कम किया जा रहा है बट डिस्काउंट सप्लाई क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये भी लॉ वहां पे काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के नेचर में समझ लो आपका आपने सब्जी खरीद के रखी थी, ठीक है, बेचने के लिए। अब रात को जब मंडी मार्केट में जाओगे ना, कभी लेट जाना, मंडी मार्केट में जब लेट जाओगे ना, तो क्या होता है कि उनके जितने भी सब्जियां बची रहती है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दाम कम कर देते हैं। अब प्राइस भी कम है और सप्लाई धड़क्के से हो रहा है, बहुत ज्यादा सप्लाई करते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको सब्जियां खराब होने का डर है, इसलिए वो लोग बेचना चाहते हैं, फटाफट खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये भी लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं है, तो जी सर है लॉ के अगेंस्ट। उसके बाद है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सामान जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं, जैसे कोई कॉइन्स हो गया, कोई बहुत ही पुरानी चीज हो गई, तो ये सब बहुत रेयर मिलते हैं, तो इसके केस में क्या होता है, सप्लाई तो बहुत कम होता है बट इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, ये सब रेयर है, बहुत कम है, लेकिन इनका सप्लाई क्या कम तो है बट प्राइस बहुत ज्यादा है, तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद फटाक से मैं वेरिएशंस एंड चेंजेस इन सप्लाई बता देता हूँ। तो वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, जब जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस आएगा तो उसे हम बोलेंगे वेरिएशंस ऑफ सप्लाई। वेरिएशन ऑफ सप्लाई में दो चीजें हैं, तो वेरिएशंस में दो चीजें कौन सी हैं, तो वेरिएशंस में एक है एक्सपांशन और एक है कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में क्या है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में प्राइस क्या होता है, प्राइस बढ़ने के वजह से सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। ये समझ में आया क्या, प्राइस यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई भी क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाता है। यहाँ पे अदर थिंग्स क्या हो जाएंगी, अदर फैक्टर्स जो है आपके वो काम नहीं करेंगे, अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कर्व होगा वो ऐसा डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डायग्राम बनाओगे जब, तो यहाँ पे ऐसे समझ लो प्राइस 10 रुपए था, सप्लाई 1 था, अब प्राइस बढ़ गया 20 रुपए हो गया, सप्लाई क्या कर दिया आपने 2 कर दिया, तो ये क्या है आपका अपवर्ड राइजिंग है, सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड राइजिंग है। वेयर आपका कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आपका प्राइस था 20 रुपए, सप्लाई था 2, अब आपने क्या कर दिया, प्राइस 10 कर दिया, सप्लाई क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये दो आपका यहाँ पे कवर कर दिया हमने। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई, तो चेंजेस इन सप्लाई बहुत सिंपल है। चेंजेस इन सप्लाई में भी दो चीजें हैं, ये रफ कर देता हूं मैं। चेंजेस इन सप्लाई में है एक इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। पहला है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज में भी क्या होता है, सप्लाई बढ़ रहा है बट अदर फैक्टर के वजह से, अदर फैक्टर के वजह से सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे सप्लाई कम होता है अदर फैक्टर के वजह से, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस का कोई भी मैटर नहीं होता है, प्राइस कोई भी चेंजेस प्राइस में नहीं होगा, बस अदर फैक्टर्स की वजह से जब हमारा सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और अदर फैक्टर्स की वजह से जब हमारा सप्लाई कम होता है तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसका कर्व कैसा होगा, समझ लो ये हमारा प्राइस था 20 रुपए, 10 रुपए, 1 2, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे सप्लाई था 10 रुपए पे एक क्वांटिटी था, अब हमारा हुआ क्या, सप्लाई बढ़ गया, बट अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ा, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा है, तो सप्लाई यहाँ तक आ गया, 2 यूनिट तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट, क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, 20 10 1 2, पहले हमारा सप्लाई 10 रुपए पे क्या था, 2 यूनिट था, अब क्या हो गया, चेंज होके 1 यूनिट हो गया, क्योंकि सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ, क्यों कम हुआ, अदर फैक्टर्स, हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था इसलिए मैं ज्यादा बेच नहीं रहा हूं उस चीज को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इतना ही है आपका वेरिएशंस एंड चेंजेस। उसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आप रीड करके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।